नंबर 51 हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है, उस स्टेज तक आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। बट वो एक स्टेज आप मेरे साथ करेंगे। कौन सी स्टेज है वो देखते हैं, आपको क्या दिया हुआ है। गोल्डी एंड कंपनी लिमिटेड इशूड एट पार 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, payable ₹3 on application, ₹4 on allotment, and balance on final call. Underline this, balance on final call. इसका क्या मीनिंग है कि शेयर्स तो एट पार पे इशू किए गए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया है गोल्डी एंड कंपनी लिमिटेड इशूड एट पार, यानी एट पार का मीनिंग क्या है कि 10 का शेयर 10 रुपीस में ही इशू किया जा रहा है। बट ये 10 रुपीस कंपनी एक साथ कॉल नहीं करती है, पार्ट पार्ट पे कॉल करती है। 3 ऑन एप्लीकेशन दिया है, 4 ऑन अलॉटमेंट दिया हुआ है, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, यानी 10 में से आपको 3 रुपीस एप्लीकेशन पे है, 4 रुपीस अलॉटमेंट पे है, यानी 10 में से हमने 7 रुपीस कॉल कर दिए हैं। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, यानी 10 में से अभी भी कितना अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, 3 रुपीस पर शेयर, वो 3 रुपीस का वो क्या करने वाले हैं, फाइनल कॉल। एक बार वापस पढ़ते हैं। गोल्डी एंड कंपनी लिमिटेड इशूड एट पार 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, payable ₹3 on application, 4 on allotment, and balance on final call। तो ये बैलेंस का पर शेयर हमने फाइंड आउट किया कैसे। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 रुपीस, 3 रुपीस एप्लीकेशन स्टेज पे, 4 रुपीस अलॉटमेंट स्टेज पे, 10 में से हमने 7 रुपीस रिकवर कर लिए हैं, बैलेंस है 3 रुपीस, वो कौन से स्टेज पे रिकवर किया जा रहा है, फाइनल कॉल पे। देन all the shares were fully subscribed and paid। fully subscribed, जितना डिमांड उतने एप्लीकेशंस रिसीव हुए। 1 लाख के लिए डिमांड किया तो कंपनी को 1 लाख के एप्लीकेशंस रिसीव हो चुके हैं। all the shares were fully subscribed and paid except this sentence, this transaction is important in this question। क्या दिया है, all the shares were fully subscribed and paid except a shareholder, Mr. Poor, having 1000 shares could not pay the final call। उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया, यानी फाइनल कॉल की स्टेज पे एक डिफॉल्टर निकला। तो डिफॉल्टर यानी उससे मुझे फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, आज नहीं मिला, हो सकता है फ्यूचर में वो मुझे पे करेंगे। मिस्टर पुअर paid the call scenarios amount after 4 months। Underline this, जिस डेट को हमने फाइनल कॉल मनी रिसीव किया उस डेट को पुअर से तो मुझे पैसे नहीं मिले, तो मैंने वैसे रिकॉर्ड किया कि जब फाइनल कॉल मनी रिसीव हुआ तब मुझे पुअर से फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। फिर ये पुअर ने आपको कब अमाउंट पे की, आफ्टर 4 मंथ्स, यानी जिस डेट को कॉल मनी रिसीव होना चाहिए था उस डेट को मुझे पुअर से पैसे नहीं मिले, या मुझे कब ये अमाउंट रिसीव हुई, आफ्टर 4 मंथ्स ऐसा दिया हुआ है, यानी उसने लेट पेमेंट किया, 4 मंथ्स लेट पेमेंट किया। तो कंपनी हो सकता है ये शेयर होल्डर पे इंटरेस्ट चार्ज करे। कितना इंटरेस्ट कॉल सिनेरियोस पे चार्ज किया जाता है ये आर्टिकल्स में, कंपनीज एक्ट में मेंशन होता है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियोस ये कभी भी 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी आप वो शेयर होल्डर के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो जिसने डिफॉल्ट किया, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना होगा 10%, इसके ऊपर आप शेयर होल्डर के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। मैक्सिमम लिमिट इज 10%। 10% के नीचे आप कितना भी चार्ज कर सकते हो, बट ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक। देखते हैं क्या दिया हुआ है। Mr. Poor paid the call scenarios amount after 4 months of the due date of final call। Company charged interest on the amount received as per टेबल ए। टेबल ए ये कंपनीज एक्ट के आर्टिकल्स में मेंशन है फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियोस। इस टेबल ए में मेंशन किया गया है कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, तो उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियोस ये 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए।
बट 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। बट इस कंपनी ने पुअर पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया? 2% चार्ज किया, 1% चार्ज किया, 5% चार्ज किया, 6% चार्ज किया, 8% चार्ज किया। वो इंटरेस्ट का रेट तो मुझे पता होना चाहिए। टेबल ए क्या बोलता है कि 10% से एक्सीड मत करो, बट कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मुझे चार्ज करना पड़ेगा। क्या रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या रहेगा स्टैंडर्ड अजम्पशन, आज हम देखेंगे। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस अज्यूमिंग दैट, next sentence is again important, assuming that Paulson arrears and interest money received from Mr. Poor in the books of Goldie Company Limited। यानी हमको गोल्डी कंपनी की जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। इस कंपनी में एप्लीकेशन मनी तो सबसे मिल जाएगा, अलॉटमेंट मनी सबने पे किया, फाइनल कॉल का जब रिसीव करना था तो एक शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया, वो डिफॉल्ट की एंट्री सबको आती है। यानी मुझे पॉलिसी एरियर शो करने पड़ेंगे फाइनल कॉल की स्टेज पे। इस फाइनल कॉल की स्टेज के बाद भी एक ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या है वो ट्रांजैक्शन? क्या फॉरफिट किए शेयर्स? नो। क्या फॉरफिट किए नहीं तो रीइश्यू भी नहीं होगा। तो फिर क्या ट्रांजैक्शन है कि ये डिफॉल्टर जो था उसके ऊपर कंपनी ने इंटरेस्ट चार्ज किया। आप लेट पेमेंट कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं, तो इंटरेस्ट की एंट्री शो करनी पड़ेगी। फिर ये डिफॉल्टर ने क्या किया? 4 मंथ्स के बाद आपको पॉलिसी एरियर्स का भी पैसा दिया और इंटरेस्ट का भी पैसा दिया। ऐसा लास्ट पैराग्राफ कहता है। क्या कहता है लास्ट पैराग्राफ? पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस assuming, क्या अज्यूम करना है? Pause arrears and interest money received from Mr. Poor। वो पुअर ने 4 मंथ्स के बाद आपको पॉलिसी एरियर्स के भी पैसे दे दिए और कंपनी ने जो इंटरेस्ट चार्ज किया वो भी पैसा दे दिया। ऐसा उन्होंने दिया है तो मुझे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले तो एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज, फाइनल कॉल 2 एंट्रीज, बट फाइनल कॉल पे आएगा डिफॉल्टर। उसके बाद कंपनी ने इंटरेस्ट चार्ज किया और उसके बाद ये शेयर होल्डर ने कंपनी को पॉलिसी एरियर्स और इंटरेस्ट का भी पैसा दिया। यानी ये 3 स्टेज के बाद मुझे और 2 एंट्रीज करनी पड़ेगी। पहले इंटरेस्ट चार्ज करने की और फिर ये इंटरेस्ट अलॉन्ग विद पॉलिसी एरियर्स अमाउंट रिसीव की। तो ये 2 एंट्री क्या पास होने वाली है आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो पूरा क्वेश्चन दिमाग में आ चुका है। गोल्डी कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक में इशू किए? 1 लाख। कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए? 1 लाख, क्योंकि फुल सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। तो मुझे सारे कैलकुलेशंस 1 लाख शेयर्स पे करने हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, डन। शेयर इशूड एट पार कहा है, 10 का शेयर 10 रुपीज में इशू किया गया, नो डिस्काउंट नो प्रीमियम। यानी ना आपको शेयर डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है ना शेयर प्रीमियम रिकॉर्ड करना है। डन, सिंपल क्वेश्चन है। एप्लीकेशन, सबसे पहले हमें अमाउंट रिसीव होगा, वो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, 2 एंट्री सबको आती है। अलॉटमेंट मनी हम सबसे पहले शो करेंगे, रिसीवेबल देन रिसीव। इस स्टेज पे कोई डिफॉल्टर नहीं है। फाइनल कॉल मनी रिसीवेबल शो किया, रिसीव करते समय एक ने डिफॉल्ट किया तो आ जाएगा अकाउंट पॉलिसी एरियर्स। इसके बाद भी और 2 ट्रांजैक्शंस क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि ये मिस्टर पुअर ने पॉलिसी एरियर्स का पैसा दे दिया बट कंपनी ने उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया था, उसने वो इंटरेस्ट के साथ अमाउंट दे दिया। तो ये 2 एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाएगी आज हम पढ़ेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि 3 स्टेजेस तक आपको मेरी जरूरत है। आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री एंड फाइनल कॉल की एंट्री। आ जाओ सभी 3rd स्टेज तक, 3rd स्टेजेस की 6 एंट्रीज कंप्लीट करो और रुक जाओ। सभी आ जाओ 3rd स्टेज तक, दैट इज फाइनल कॉल रिसीव तक आप पूरा कर सकते हो। आ जाओ जल्दी से, फाइनल कॉल मनी रिसीव। मैं भी कर रही हूँ बोर्ड पे, आप भी करेंगे जल्दी से।
सिर्फ शेयर्स मेंशन है ना, इक्विटी प्रेफरेंस मेंशन नहीं है, तो हमें ना इक्विटी लिखना है ना प्रेफरेंस लिखना है, हमें लिखना है सिर्फ शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल। इक्विटी प्रेफरेंस जब स्पेसिफिक कोई मेंशन नहीं है तो हम उसको भी जर्नल में मेंशन नहीं करते, ठीक। तो हमारी फर्स्ट एंट्री रहेगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट टू एंट्रीज बोर्ड पे कंप्लीट है, आप चेक कर सकते हो।
फाइनल कॉल इस स्टेज तक बोर्ड पे आ चुका है। ठीक, एक बार लिंक लगने के लिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेज होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो सबसे पहले हमने एंट्री पास की, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन ऑन 1 लाख शेयर्स, पर शेयर एप्लीकेशन मनी इज 3 रुपीज। तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा 3 lakhs। सबने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर दिया। मिला हुआ एप्लीकेशन मनी इस क्वेश्चन में हम फुल्ली कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं एज इट इज फुल सब्सक्रिप्शन। जितना डिमांड किया, जितना परमिशन है, उतने एप्लीकेशंस रिसीव हो चुके हैं। तो मिला हुआ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, एंट्री पास की, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। देन नेक्स्ट स्टेज इज अलॉटमेंट। सबसे पहले हम शो करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड देन रिसीव। अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल, एंट्री पास होती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। सबको शेयर्स अलॉट करेंगे क्योंकि फुल सब्सक्रिप्शन था। पर शेयर अलॉटमेंट मनी इज 4 रुपीज। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू रहेगा 4 lakhs। ऑल अलॉटमेंट मनी रिसीव, क्योंकि कोई भी डिफॉल्टर अलॉटमेंट इस स्टेज पे नहीं है, तो हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री शो की, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 4 lakhs। लास्ट स्टेज इज फाइनल कॉल। उन्होंने एक ही कॉल किया, दैट इज फाइनल कॉल। फाइनल कॉल मनी हम शो करेंगे पहले रिसीवेबल, एंट्री फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। सबसे फाइनल कॉल मनी लेना है पहले हम शो करेंगे। तो 1 लाख शेयर्स पे फाइनल कॉल 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 3 lakhs हमें सारे शेयर होल्डर से रिसीवेबल है। बट जब हम रिसीव किए तब एक शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया, मिस्टर पुअर। उसको उसके पास कंपनी के कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स। तो वो 1000 शेयर्स पे उसने 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से पेमेंट नहीं किया। यानी आउट ऑफ 3 lakhs मुझे मिस्टर पुअर से 3000 रुपीज नहीं मिले, आज नहीं मिले, पर हम क्या अजम्पशन लेते हैं कि ये फ्यूचर में हमें देगा। तो मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो पैसा मिला उसे भी, जो पैसा नहीं मिला उसे भी। तो इसको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? जो अमाउंट रिसीव हुई वो बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। 3 lakhs में से 3000 रुपीज नहीं मिले, 297 मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,97,000। जो अमाउंट मुझे नहीं मिला तो हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं कि ये पुअर मुझे फ्यूचर में देगा। डेबिट फ्रॉम मनी इज रिसीवेबल, 3000 अकाउंट डेबिट, बट उसको हम नाम देते हैं कॉल्सनरियस। ये अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। जितना टोटल डेबिट उतना टोटल क्रेडिट। थर्ड स्टेज पे है, इसलिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट ना। इसके बाद आपको कुछ आगे दिया हुआ है, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन मेंशन है। क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। मिस्टर पुअर पेड कॉल्सनरियस अमाउंट आफ्टर 4 months। ये कॉल्सनरियस अमाउंट मिस्टर पुअर ने इमीडिएट नहीं दिया। कब दिया? 4 months के बाद दिया। तो 4 months यानी उसने जिस डेट को हमारा कॉल फाइनल कॉल का डेट था, उस डेट को तो मुझे पुअर से पैसे नहीं मिले। पुअर ने कब दिए? 4 months के बाद दिए। इसीलिए कंपनी ने मिस्टर पुअर पे इंटरेस्ट चार्ज किया, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। पढ़ते हैं सेंटेंस। मिस्टर पुअर पेड कॉल्सनरियस अमाउंट आफ्टर 4 months of due date of final call. Company charged interest on the amount received as per table A. कंपनी ने इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया। मिस्टर पुअर को कंपनी ने कहा आप 4 months के बाद अमाउंट पे कर रहे हो, लेट दे रहे हो, तो हम आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट कंपनी को ये राइट है कि ये शेयर होल्डर जो डिफॉल्ट करता है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो अमाउंट लेट पेमेंट करता है। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी हमने देखा कि ड्रॉई अगर लेट पेमेंट करता है तो ड्रॉवर उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। वैसे ही कंपनी को भी ये राइट है कि जो शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा, जो शेयर होल्डर लेट पेमेंट करेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना ये कंपनी का राइट होता है। कंपनी इस इंटरेस्ट को वे ऑफ भी कर सकती है, यानी किसी शेयर होल्डर के ऊपर लेगी, किसी शेयर होल्डर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेगी, ऐसा भी कर सकती है, वे ऑफ भी कर सकती है इंटरेस्ट। बट कंपनी ने चार्ज किया, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। एज पर
टेबल ए। अब कितना रेट हमें दिया नहीं है, बट टेबल ए कंपनी का कुछ कहता है। वो टेबल में, वो आर्टिकल्स में ये मेंशन है कि जो डिफॉल्टर आपको लेट पेमेंट करेगा उसके ऊपर आप जरूर इंटरेस्ट चार्ज करो, बट ये इंटरेस्ट 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% के नीचे आप कितना भी इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। अब इस कंपनी ने, इस गोल्डी कंपनी ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया? 1%, 5%, 8%, 9%, 10%, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया? कुछ भी मालूम नहीं। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट यानी जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन कि एग्जैक्ट कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ऐसे समय हमें कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड अजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या है वो स्टैंडर्ड अजम्पशन? इफ स्पेसिफिक rate of interest is not given, specifically rate of interest is not given, तो आपको हमेशा assume करना है that is 5%। कितना परसेंट? 5%। अगर क्वेश्चन में दिया है कि 8%, तो मुझे 8% से एंट्री करनी है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि इंटरेस्ट चार्ज किया वो डिफॉल्टर पे 6%, मुझे 6% चार्ज करना है। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया, तो मुझे स्टैंडर्ड अजम्पशन लेना है। स्टैंडर्ड अजम्पशन क्या कहता है कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, जब आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया, तो स्टैंडर्ड अजम्पशन आप हमेशा क्या लेंगे? 5%, बट ये 10% से एक्सीड कभी नहीं होता। तो स्टैंडर्ड अजम्पशन इज 5%। तो अब हमें क्या एंट्री पास करनी है कि कंपनी ने मिस्टर पुअर पे इंटरेस्ट लगाया, इतना इंटरेस्ट चार्ज किया 5%, बराबर, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, तो मुझे स्टैंडर्ड अजम्पशन क्या लेना है? 5%। आप सोचो, इंटरेस्ट पहले कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उसके बाद ही रिसीव होगा। सबसे पहले कंपनी क्या चार्ज करेगी? मुझे इंटरेस्ट इज रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर पुअर, और उसके बाद ही वो रिसीव शो कर सकती है। ऐसा अकाउंटिंग में रूल होता है। जो भी पैसा हम लेते हैं तो पहले हम क्या शो करते हैं? रिसीवेबल, अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल, फाइनल कॉल मनी रिसीवेबल, उसके बाद हम क्या शो करते हैं? रिसीव्ड। यहाँ पर भी सेम रूल फॉलो होगा। इंटरेस्ट सबसे पहले कंपनी बताएगी कि मुझे मिस्टर पुअर से वो इंटरेस्ट रिसीवेबल है, उसके बाद वो एंट्री शो करेगी कि मुझे इंटरेस्ट रिसीव किया है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी रिसीवेबल। क्या एंट्री पास करेगी कंपनी? रिसीवेबल। डन। मिस्टर पुअर से कंपनी को इंटरेस्ट रिकवर करना है। डेबिट फ्रॉम मनी इज रिसीवेबल, मिस्टर पुअर अकाउंट डेबिट। क्यों मिस्टर पुअर को हमने डेबिट किया? क्योंकि ये पुअर से हमें इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, मिस्टर पुअर अकाउंट डेबिट। कंपनी को ये पुअर से कौन सा अमाउंट रिकवर करना है वो जर्नल में शो करेगी। क्या है वो अमाउंट? इंटरेस्ट है, कमीशन है, डिस्काउंट है, सेल्स है, किस चीज का पैसा है? इंटरेस्ट है। किसके ऊपर चार्ज किया? कॉल्स एंड एरियर्स पे चार्ज किया। जो पैसा उसने नहीं दिया उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट को हम क्रेडिट करेंगे एज इट इज इनकम फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए वो इनकम है क्योंकि उसको कॉल्स एंड एरियर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है मिस्टर पुअर से। तो डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, इसलिए मिस्टर पुअर अकाउंट डेबिट। 2 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट क्रेडिट। जो पैसा मिस्टर पुअर ने कंपनी को पे नहीं किया उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स अमाउंट। डन। अब मुझे चाहिए यहाँ अमाउंट। इंटरेस्ट किस पे चार्ज करेंगे? जो पैसा मिला उस पे, या जो पैसा लेट पे करेंगे उसके ऊपर? लेट जो मिलने वाला है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, याद आया है सबको? जो अमाउंट लेट रिसीव होने वाली है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। टोटल फाइनल कॉल में से कितना अमाउंट लेट मिलने वाला है? 3000। तो 3000 पे हम चार्ज करेंगे कितना परसेंट? 5%। कैलकुलेट करते हैं सभी। 3000 का 5% is 150, but this rate of interest is for always for per annum, that means for 12 months. पुअर कितने मंथ्स पेमेंट लेट देने वाला है? 12 मंथ्स।
या 4 मंथ्स। देखो उसने बताया था कि मैं पैसा कब दूंगा, 4 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कंपनी उसके ऊपर कितना चार्ज करेगी, 4 मंथ्स का। 12 मंथ्स इंटरेस्ट इज 150, 4 मंथ्स इंटरेस्ट इज हाउ मच, कैलकुलेट करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 150 into 4/12। That means 50 रुपीस का कंपनी ने मिस्टर पुअर पे इंटरेस्ट चार्ज किया। उसकी एंट्री पहले मुझे शो करनी पड़ेगी कि ये 50 रुपीस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर पुअर। डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, 50 रुपीस लेना है। किसके अगेंस्ट लेना है, इंटरेस्ट के अगेंस्ट। कौन से इंटरेस्ट के अगेंस्ट, ऑन कॉल्स इन एरियर्स। तो मैंने पूरा लिखा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बिल interest charged on calls in arrears। और आप लिख सकते हो being interest receivable, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखते थे ना। मिस्टर पुअर ने क्या किया, आपको आगे दिया है पास्ट जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस अज्यूमिंग दैट calls in arrears 3000 and interest money 50 received from Mr. Poor, यानी कंपनी को calls in arrears का भी पैसा मिल गया और जो इंटरेस्ट चार्ज किया वो भी अमाउंट मिला। तो calls in arrears and interest मिलके कंपनी को टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। calls in arrears कितने थे, 3000, उससे कहा हम ले देंगे। अब वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा अमाउंट दे रहा है, 3000 मिले। जो इंटरेस्ट हमने चार्ज किया था वो भी पूरा का पूरा मिल चुका है, यानी 50 रुपीस भी मिल चुके हैं। तो कंपनी को पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3050, जिसमें से 3000 एरियर्स का पैसा है एंड 50 रुपीस कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट है। समझा। अब ये 3050 में से 3000 रुपीस कॉल्स इन एरियर्स का है एंड 50 रुपीस इंटरेस्ट का है, राइट। तो अब मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा कितने अमाउंट से, 3050 से, बट जिसमें से 3050 में से 3000 कॉल्स इन एरियर्स का है एंड 50 रुपीस ये इंटरेस्ट का है। तो मुझे इसको जर्नल में वैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे रिकॉर्ड करें, ये जो कॉल्स इन एरियर्स मैंने डेबिट किया था ये सोचते हुए कि ये शेयर होल्डर मुझे फ्यूचर में देगा। क्या वो शेयर होल्डर ने दिया, क्या, यस दिया ना। तो ये कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट जो मैंने ओपन किया था इसको मुझे परमानेंटली क्लोज करना पड़ेगा एज दिस अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम दैट शेयर होल्डर। मुझे वो शेयर होल्डर ने 3000 रुपीस दे दिए, तो ये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में से परमानेंटली क्लोज करना पड़ेगा। और क्लोज करने के लिए हम करेंगे क्रेडिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 3050 रुपीस। हमने ये सोचा था कि मुझे पुअर से रिसीवेबल है, दिया ना उसने ये 50 रुपीस, तो ये पुअर का अकाउंट भी आपको परमानेंटली क्लोज करना पड़ेगा। और क्लोज करने के लिए जो डेबिट हुआ उसको हम क्रेडिट करेंगे, मिस्टर पुअर अकाउंट क्रेडिट 50 रुपीस। यानी हमने यहाँ क्या शो किया, मुझे 3000 कॉल्स का पैसा मिल गया और 50 रुपीस जो मैंने पुअर पे इंटरेस्ट चार्ज किया वो भी रिसीव हो चुका। यानी मुझे टोटल अमाउंट रिसीव हुई 3050। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3050, आउट ऑफ 3050 3000 कॉल्स इन एरियर्स का है, जो मैंने डेबिट किया था वो रिसीव हो चुका है। तो मुझे इसको कैंसिल करने के लिए 3000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक मैं कैंसिल नहीं करूंगी ये अकाउंट शोज बैलेंस जो गलत रहेगा। तो क्लोज करने के लिए मैंने 3000 को क्रेडिट किया। ये मिस्टर पुअर का जो अकाउंट मैंने ओपन किया था कि एज इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, पर दिया ना उसने, तो ये पुअर का अकाउंट भी मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में से कैंसिल करना पड़ेगा। इसीलिए मिस्टर पुअर अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया 50 से। बिंग कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट along with interest receipt। तो
ये दो एंट्रीज आज हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा है। इंटरेस्ट चार्ज किया तो कंपनी शो करेगी पहले इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर पुअर, और वो इंटरेस्ट अलोंग विद पर्सनल एरियर्स अमाउंट पुअर ने दे दिए, उसकी एंट्री हो सकता है। ये लास्ट 2 एंट्रीज में आपको डाउट हो, ठीक? तो जल्दी से आ जाओ, लाइव सेशन में इसके ऊपर डिस्कस करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।